अब इसमें ये कहना चाहते हैं कि कुछ वर्ड्स आईएनजी फॉर्म के एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जब वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो उस वर्ड का मतलब कुछ और होता है, लेकिन जब वो किसी नाउन को डिफाइन करने लगते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है। जैसे फैचिंग का मतलब है लेकर आना, मगर क्लोथ्स के साथ जब वो क्लोथ्स को डिफाइन कर रहा है, व्हेन इट इज़ क्वालिफाइंग दी क्लोथ्स, इसका मतलब बदल जाएगा, जिसका मतलब होगा अट्रैक्टिव क्लोथ्स। रिवॉल्टिंग मतलब गद्दारी करना, बगावत करना। लेकिन जब ये स्मेल को डिफाइन कर रहा है तो हम इसका मतलब बिल्कुल बदल जाएगा, दैट इज़ एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, यानी बहुत ही नहायत ही नाकाबिले बर्दाश्त बू। हॉन्टिंग म्यूज़िक, हॉन्टिंग का मतलब होता है डरावना, घबरा देने वाला, लेकिन म्यूज़िक के साथ ये इस्तेमाल होगा तो हम इसका बिल्कुल मतलब बदल जाएगा और हॉन्टिंग का मीनिंग चेंज हो जाएगा, और जिसका मतलब होगा ना भुलाने वाला म्यूज़िक। तो आपने देखा कि एक वर्ब जब वो आईएनजी फॉर्म का वर्ब था तब उसका मीनिंग कुछ और था, और जब वो एडजेक्टिव में चेंज हुआ तब उसका मीनिंग कुछ और बन गया, क्योंकि वो एक नाउन को डिफाइन कर रहा था और एक नाउन के साथ अपने आप को पेश कर रहा था। फाइंड आउट फ्रॉम द डिक्शनरी व्हाट द वर्ब फेच, रिवॉल्ट एंड हॉन्ट मीन। इन तीनों अल्फाज के मतलब डिक्शनरी में देखिए। आपकी आसानी के लिए मैं बता देती हूँ। फेच लेकर आना, रिवॉल्ट माने बगावत या गद्दारी करना, और हॉन्ट माने डराना या डरावना। Some ing adjectives are used in spoken English only to express disapproval, annoyance, and anger, etc. Like blooming mistake, used to express anger or annoyance. Like raving lunatic, that means total, and blithering idiot, that is complete or utter. अब ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो आप डिसअप्रूवल, यानी आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आई, या आप एग्री नहीं करते, या आप किसी की किसी बात से बहुत तंग हैं, या आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, हम उस वक्त ऐसे अल्फाज लगाते हैं नाउन्स के साथ और उसके मीनिंग को एनहांस करते हैं। जैसे ब्लूमिंग मिस्टेक्स, आप अपना गुस्सा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ऐसी मिस्टेक जो कि दैट ब्लोन योर माइंड, आपके बिल्कुल भी बहुत बेइंतहा गलत मिस्टेक थी। रेविंग लोनेटिक, रेविंग का मतलब होता है आम अल्फाज में बड़बड़ाना, लेकिन जब वो लोनेटिक के साथ इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा मुकम्मल तौर पे बेवकूफ़ाना अगर किसी ने कोई बात की हो। ब्लिदरिंग इडियट, यानी मुकम्मल तौर पे अगर कोई किसी ने कोई इडियोटिक कोई हरकत कर देता है तो हम उसको कहते हैं दैट इज़ कंप्लीट एंड अटरली इडियट। फाइंड आउट फ्रॉम द डिक्शनरी व्हाट द वर्ब्स ब्लूम, रेव एंड ब्लिदर मीन। Many ing adjectives do not have any corresponding verbs because they have been formed from verbs plus a prefix. हम कभी कभी ऐसे अल्फाज होते हैं जो वर्ब नहीं होते, जो बिल्कुल भी वर्ब नहीं होते, मगर हम उसको ing की फॉर्म लगाते हैं और उसका एडजेक्टिव बना लेते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि कोई वर्ब ing फॉर्म का होगा तो हम उसे एडजेक्टिव बनाएंगे। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसी और वर्ड या वर्ब के साथ, किसी और वर्ड के साथ हम ing लगा के और उसका एडजेक्टिव बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको किसी और वर्ड के साथ हो, हम उसको किसी वर्ब में सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस जोड़ के भी उसको ing बना सकते हैं। जैसे स्टैंड एक वर्ब है, यहाँ पे एक वर्ड है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सक्सेस, सक्सेस यानी कामयाबी। आउटस्टैंडिंग सक्सेस का मतलब है एक्सेप्शनली गुड एंड रिमार्केबल। आउटस्टैंडिंग का मतलब है एक्सेप्शनली गुड, रिमार्केबल, ऐसी कामयाबी जो एक्सेप्शनली गुड हो, बेइंतहा ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी किसी को मिली है। आउटस्टैंडिंग, स्टैंड एक वर्ब है लेकिन हमने उसके साथ आउट ऐड किया और उसमें ing लगाया और उसका मतलब हमारा निकला एक्सेप्शनली गुड। मगर यहाँ पे इस वर्ड में सिर्फ एक ही वर्ब था, दैट वाज स्टैंड, मगर हमने उसके साथ आउटस्टैंड और ing लगा के उसको आउटस्टैंडिंग बनाया, जबकि वो वर्ब नहीं था। देयर इज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब आउटस्टैंड। आउटस्टैंड जैसा कोई वर्ब नहीं होता। ऑन गोइंग, ऑन गोइंग एक और वर्ड है, ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी जारी है। ऑन गोइंग का मतलब होता है कंटिन्यूइंग, जैसे जारी है और ख़त्म ना हुआ हो। गो, गो एक वर्ब है।
उसके साथ हमने प्रीफिक्स ऑन ऐड किया और आखिर में उसके सफिक्स ing ऐड किया और हमने एक नया वर्ड बनाया जिसका मतलब है कोई चीज़ जारी है, जबकि देर इज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब ऑन गो, कोई ऑन गो जैसा वर्ब होता ही नहीं। इसी तरह फोर्थ कमिंग इवेंट, फोर्थ प्लस कम प्लस ing, इनमें एक ही वर्ड कम एक वर्ब है, वाइल हमने फोर्थ एज अ प्रीफिक्स यूज़ किया और ing एज अ सफिक्स यूज़ किया। अबाउट टू हैपन, देर इज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब लाइक फोर्थ कम, कोई फोर्थ कम जैसा वर्ब होता ही नहीं। Some adjective ending in ing do not have corresponding verbs. That is cunning animals, selfishly clever or crafty, balding man, becoming bald, appetizing food, making one feel hungry. हम ऐसे वर्ड भी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जिसके आखिर में ing होता है, जिनका कोई कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब होता ही नहीं है। हम उसको उसके आखिर में उसकी स्पेलिंग ही ing होती है। कोई ऐसा वर्ड, देर इज़ नो वर्ब लाइक कन, बैल्ड और एपिटाइज। देयरफॉर टू अवॉइड कन्फ्यूजन, सम ग्रामेरियंस यूज the name ing adjective to refer all the adjective ending in ing. Such adjective may be present participles or they may be related to verbs or they may not have any corresponding verbs at all. Now, अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि कभी कभी बाज़ अल्फाज ही ing फॉर्म में होते हैं, जैसे कनिंग, उसका मतलब होता है वेरी सेल्फिशली क्लेवर और क्राफ्टी। तो ऐसा कन कोई वर्ड नहीं होता जिसके साथ ing इस्तेमाल हुआ हो और वो कनिंग जैसा वर्ब बना हो। कन, बैल्ड और एपिटाइज जैसा कोई वर्ब होता ही नहीं। एक बात याद रखने की चीज़ है, आपको कैसे पता लगेगा कि किसी सेंटेंस में वर्ब ing फॉर्म ऑफ वर्ब है या ing फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है। इसको जानने के लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं या नहीं हुए हुए, स्पेशली विद ing फॉर्म। जैसे ही इज़ रनिंग, ही वॉज रनिंग, ही विल बी रनिंग। शी इज़ सिंगिंग, शी वॉज सिंगिंग एंड शी विल बी सिंगिंग। आप नोट कीजिए, इन सब में ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं जो किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऐड किए जाते हैं। अब बात आती है पास्ट पार्टिसिपल्स की। Past participle form a verb of may end in d, ed, en, n or t. This form of a verb may also be used as an adjective. जैसे the buried treasure was found by some children. The clothes were dirty and torn. The lost child was soon found and returned to its mother. आपने नोट किया होगा कि बाज़ वर्ब की फॉर्म्स सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं। तो अब हम यहाँ पे इस बारे में बात करेंगे। हम वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म अक्सर ख़ास तौर से थर्ड फॉर्म डी, ईडी, en, n और t से मिलाकर बनाते हैं। जैसे बरिड, आप नोट करें, इसमें हमने ied में ऐड किया है। जैसे टॉर्न, हमने इसमें n ऐड किया है जो कि टीयर की सेकंड थर्ड फॉर्म है। हमने लॉस्ट जो लूज़ की थर्ड फॉर्म है। बरिड क्वालिफाइज द नाउन ट्रेजर, यहाँ पे बरिड ट्रेजर को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब कर रहा है ट्रेजर के बारे में कि किस तरह का ट्रेजर है, दिखने में दफनाया हुआ ट्रेजर है। इसका मतलब यह है कि ट्रेजर क्योंकि एक नाउन है, लिहाजा यहाँ पे ट्रेजर को डिफ़ाइन कर रहा है कि ट्रेजर किस हालत में है। लिहाजा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव है जो कि ईडी फॉर्म का एडजेक्टिव है और हम यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लोथ्स, क्लोथ्स नाउन है, किस तरह के हैं दिखने में, डर्टी हैं और टॉर्न हैं। डर्टी इज ऑलरेडी एज एन एडजेक्टिव, मगर टॉर्न एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है मगर यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रही है क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रही है कि कपड़े दिखने में कैसे लग रहे हैं, जैसे फटे हुए। द लॉस्ट चाइल्ड वॉज सून फाउंड एंड रिटर्न टू इट्स मदर। बच्चा जो है वो खोया हुआ है, जो खोया हुआ था और वह वापस मिल गया और उनकी वालदा को पहुंचा दिया गया है। लिहाजा यहाँ पे लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म थी मगर क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रही है कि बच्चा किस हालत में था, खोया हुआ था, मिल नहीं रहा था, लिहाजा लॉस्ट यहाँ पे ईडी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव कहलाएगा। In this O, the buried qualifies the noun treasure. It is the past participle form of verb bury. क्योंकि ये एक
यहाँ पे एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है क्योंकि ये ट्रेजर को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि नाउन है, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है बरी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म बरी, बरी की थर्ड फॉर्म है, दैट इज जिसका मतलब होता है दफनाना. इन P, in example P, the torn qualifies the noun clothes. It is the past participle form of verb tear. इस सेंटेंस में वर्ड टॉर्न क्लोथ्स को डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लिहाजा यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किसकी? टीयर की. टीयर मतलब फाड़ना. टॉर्न का मतलब फटा हुआ. द लॉस्ट क्वालिफाइज द नाउन चाइल्ड. कैसा बचा है? खोया हुआ. इट इज़ अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब लूज. वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि लूज. फर्स्ट फॉर्म लूज है और उसका मतलब होता है खोना. Here comes the page number 28. Remember that the past participle form of many verbs including the regular verbs are the same as their past tense form. ये याद रखने की बात है कि बहुत सारे वर्ब की फॉर्म्स ऐसी हैं जिनमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं. Compare the following sentences O and P given above. अगर आप O and P को देखें तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ी थी the buried treasure and lost child. अगर आप यहाँ पे देखें in sentence R and S the Greeks sometimes buried their dead. Now इस सेंटेंस में ये buried एज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है. इस सेंटेंस में ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इट्स समथिंग दैट हैज़ हैपन इन पास्ट टेंस ऑफ इन पास्ट, दैट इज कह रहे हैं कि कदीम यूनानी कभी कभी अपने मुर्दों को दफना दिया करते थे. यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि एज अ सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है. द ट्रेवलर लॉस देयर वे इन द फॉरेस्ट. लॉस जो है पास्ट टेंस ऑफ लूज भी है. देयरफॉर ट्रेवलर लॉस देयर वे. ट्रेवलर्स ने अपना रास्ता खो दिया जब वो जंगल में थे. यहाँ पे आपने नोट किया कि ये जो वर्ड है, सेंटेंस है, ये पास्ट के बारे में बता रहा है रादर कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो. इट्स नॉट खोया हुआ, इट्स खो गए. सेकेंडली द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज यूज्ड विद अदर हेल्पिंग वर्ब्स परफेक्ट लाइक परफेक्ट टेंस. कभी कभी पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के काम आती है. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ या हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है. शी हैज़ लॉस्ट ऑल हर बुक. लिहाजा आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जो लॉस्ट है ये एडजेक्टिव है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि आप ऑक्सिलरी वर्ब देख लेंगे. द चाइल्ड हैड टॉर्न इट्स न्यू ड्रेस. बच्चे ने अपना नया जोड़ा फाड़ दिया. पास्ट परफेक्ट हैड प्लस टॉर्न. हम जब पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो हम हैड ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म या जैसे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉर्न है टीयर की, तो हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और हमने सेंटेंस बनाया द चाइल्ड हैड टॉर्न इट्स न्यू ड्रेस. हमें फ़ौरन पता चल जाना चाहिए अगर वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अगर वर्ब की थर्ड ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो फिर हमें देखना चाहिए कि ये एडजेक्टिव ईडी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है या नहीं. So to avoid confusion when the past participle form of a verb is used as an adjective, some grammarian call it an ed adjective. इसीलिए ऑथर ये फरमाते हैं कि इसीलिए हम जब भी एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, जब भी हम वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो अगर हम उसे एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए हम कंफ्यूजन से बचने के लिए ऐसे तमाम एडजेक्टिव को ईडी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव पुकारते हैं.
What you have to remember is that ed adjective are adjectives including those formed from verbs that end in d, ed, en, n or t. The meaning of an ed adjective may be a little different from usual meaning of the corresponding verb. कभी कभी जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है, जैसे फेचिंग क्लोथ्स था, इसी तरीके से हम चीज़ों को नोट जब कर लेते हैं तो उसका पास्ट टेंस होता है नोटेड, मगर या थर्ड फॉर्म भी नोटेड ही होती है. हम यहाँ पे इसको राइटर के साथ यूज़ कर रहे हैं. राइटर इज़ अ नाउन, तो ऐसे वर्ड का मतलब होता है फेमस. नोट का मतलब होता है टू नोटिस समथिंग, अगर वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है लिहाजा इसका मतलब हो जाएगा फेमस. एनिमेटेड डिस्कशन, यहाँ पे डिस्कशन एक नाउन है और उसको वर्ड एनिमेटेड डिस्क्राइब कर रहा है, लिहाजा इट विल बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ईडी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. आमतौर पे एनिमेटेड का मतलब होता है ब्रिंग टू लाइफ, समथिंग लाइवली. देयरफॉर यहाँ पे इसका मतलब हुआ समथिंग, एक ऐसी डिस्कशन जिसमें बहुत ही ज़्यादा, जो बहुत मज़ेदार हो. द ईडी एडजेक्टिव में नॉट हैव कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब एट ऑल. ऐसे भी वर्ब, ऐसे एडजेक्टिव, ईडी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव ऐसे भी हो सकते हैं कि जो वर्ब ना हो मगर उनके साथ ईडी इस्तेमाल किया गया हो, जैसे आर्मर्ड कार, वुडेड एरिया, हुडेड स्नेक, बिलवड लीडर, कोल्ड ब्लडेड किलर एंड वार्म हार्टेड पर्सन. ये सारे नाउन हैं. अगर आप नोट करें, दीज आर ऑल नाउन. वुड इज़ अ नाउन, हुड इज़ अ नाउन, आर्मर इज़ अ नाउन. ओके, सो देर इज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब बिलव. कोई ऐसा बिलव जैसा कोई वर्ब होता ही नहीं है. कोल्ड प्लस ब्लड प्लस ईडी. ब्लड एक नाउन है और उसके आगे हमने एक प्रीफिक्स लगाया और उसके आखिर में हमने एक सफिक्स ऐड किया, दैट इज़ ईडी, और इसका मतलब हमने नया मतलब हमने अखज़ किया, दैट इज़ क्रूअल और हार्टलेस, यानी बेदर्द और जिसका दिल ना हो, सेल्फिश. एंड वार्म हार्टेड पर्सन, जो बहुत काइंड हो, फ्रेंडली हो, नरम तबीयत का हो और दोस्ताना रवैया रखता हो, दैट इज़ वार्म हार्टेड, जिसके दिल में दर्द हो. ओके, आपने नोट किया आर्मर्ड कार. आर्मर्ड का वर्ड यहाँ पे कार को डिफाइन कर रहा है. इसको हम ईडी काइंड ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे, और जिसका मतलब है प्रोटेक्टेड बाय मेटल कवर्स. आपने बख्तरबंद गाड़ी देखी होगी जिसके अंदर फौजी बैठकर जाते हैं दुश्मनों पर हमला करने के लिए, और आपने नोट किया कि अगर उस पर गोलियों से हमलावर हो तो वो गोलियां गाड़ी के अंदर दाखिल नहीं हो सकती. वुडेड एरिया, ऐसा एरिया जो कि दरख्तों से ढका हुआ हो. हुडेड स्नेक, ऐसा सांप जिसके सर के ऊपर हुड बनी हुई हो, ताज बना हुआ हो. बिलवड लीडर, ऐसा लीडर जो सबकी आँख का तारा हो, सबको प्यारा हो. कोल्ड ब्लडेड किलर, ऐसा सफाक कातिल जिसने बहुत बेदर्दी से कत्ल किया हो. वार्म हार्टेड पर्सन, ऐसा शख्स जिसका दिल नर्म, ऐसा इंसान जिसका दिल बहुत नर्म हो और वो बहुत ही खुश अखलाक और खुश मिजाज हो. सो आप नोट करें कि ये कार, एरिया, स्नेक, लीडर, किलर, ये सारे नाउन हैं और उनको ये भी नाउन थे मगर ईडी फॉर्म बना के हमने उसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर लिया. 3 बातें याद रखने की हैं, 3-4 बातें. द नेम ऑफ ईडी एडजेक्टिव इज़ यूज टू रेफर ऑल एडजेक्टिव दैट आर फॉर्म विद द help of d, ed, en, n or t, and some of them may not be related to any verb or may not have any corresponding verb at all. जितने भी ed form of adjective हम कहते हैं अगर किसी को, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमने वो किसी वर्ब से ही बनाए हों. वो कोई नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और परहैप्स दोबारा शायद वर्ब से ही बना हो, मगर हम उसमें डी, ईडी, ईएन, एन और टी जोड़ते हैं और उसको ईडी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं. दो द डी, ईडी, ईएन, एन और टी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव is often called a past participle, we shall always call it an ed adjective. क्योंकि हम डी, ईडी, ईएन, एन और टी फॉर्म ऑफ वर्ब में ईडी फॉर्म यूज़ करते हैं जो कि पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं, मगर हम जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे तो हम उसे हमेशा
ईडी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे. द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज ऑल्सो यूज टू फॉर्म द परफेक्ट टेंस. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस बनाने के भी काम आती है. पेज नंबर 29. The past tense form of verb may be the same as its past participle form. Compare example O, R and Q and S. आपने पिछली एग्जाम्पल्स देखी जिसमें हमने ये बात पहले भी डिस्कस की कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म उसी वर्ब की पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी हो सकती है. It is important there to find out how the D, ED, EN, N or T form of a verb has been used in sentence, clause or a phrase. If it has been used on its own, it is the simple past tense form of verb. That is, the high wall protected the city from its enemies. That is a past tense of protect. If it has been used as an adjective, it is an ED adjective. You cannot enter the protected area without permission. Here, ED adjective qualifying the noun area. If it has been used with helping verb, it is a past participle form of the verb concerned. The wall has protected the city of many years of its enemy. Present perfect tense of protect has plus past participle of protect. तीनों बातें दोबारा दोहरा रहे हैं. सबसे पहले सेंटेंस में अ हाई वॉल प्रोटेक्टेड द सिटी फ्रॉम द एनिमी. इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि खुद पास्ट टेंस की फॉर्म इस्तेमाल हुई है अलोन ऑन इट्स ओन, दैट इज प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्ट की सेकंड फॉर्म प्रोटेक्टेड है, कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है और किसी नाउन को भी डिस्क्राइब नहीं करा. देयरफॉर इट इज़ अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको राइट अवे वहीं आप लिखेंगे दैट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और ईडी फॉर्म है दैट इज ईडी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. अगर किसी हैज़, हैव और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म और पास्ट परफेक्ट फॉर्म. हैज़, हैड और हैव के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फिर ईडी एडजेक्टिव नहीं होगी. आज के लिए इतना ही है. अगले मंडे को हम इसकी एक्सरसाइज ए करेंगे और हम आगे भी एक्सप्लेनेशन देंगे दैट इज़ हाउ टू यूज़ दीज आईएनजी एंड ईडी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. और इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज बी भी कर डालेंगे. हो सका तो हम जेरेंड्स भी अगले ही हफ्ते सारा कंप्लीट कर लेंगे. टिल देन आप इसको एक रीड दीजिए ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए. टिल देन अल्लाह हाफिज़.